हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन और हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी पढ़ना है तो मींस आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि हर एक लाइन में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो ट्राई करेंगे कि आपकी इस रिवीजन सीरीज में मैं आपको फुली एनसीईआरटी रीड करा सकूं, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सरफेस केमिस्ट्री वर्ड, तो सबसे पहले केमिस्ट्री आते ही सबको पता लग जाए कि केमिकल रिएक्शंस होंगी, कहाँ होंगी? सरफेस पे। अब सरफेस क्या है? तो सरफेस का मतलब कैसे ध्यान रखना है, जब कोई भी चीज हो, कोई भी सॉलिड की चीज हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया रस्टिंग का, लोहे को जंग लग जाना। लोहा है, लोहे की जो ऊपर की लेयर होती है वो ब्राउनिश हो जाती है जब उसके ऊपर जंग लगता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है हमें उससे डील नहीं करना। हमें सिर्फ देखना है कि उसके सरफेस के ऊपर क्या हो गया, जंग लग गया, कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी, उस सरफेस सॉलिड जो था गैसेस आई उसके साथ उसकी रिएक्शंस होगी। ठीक, तो इसी तरह से इस सरफेस के अंदर क्या हो रहा है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके सरफेस पे क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको पढ़ना है, तो उसको सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है रस्टिंग का। ये लोहे के ऊपर गैसेस के इंटरेक्शन की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन हुई सरफेस के ऊपर हुई, सिर्फ अंदर क्या हुआ हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ सरफेस को पढ़ना हो सरफेस केमिस्ट्री। तो वही यहाँ लिखा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर्स एट द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस के ऊपर होने वाला है, तो इंटरेक्शन होगी यहाँ पे सॉलिड की गैसेस के साथ या सोल्यूशन के साथ भी, मॉइस्चर है उसके साथ भी हो सकती है, तो वो हम पढ़ेंगे, हमने गैसेस को मेन फोकस करना है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल क्या है सरफेस पे कैसे केमिकल रिएक्शन, एक तो जंग का एग्जांपल दे दिया, एक और क्या होता है, आपने क्या किया, चौक लिया, चौक को इंक के अंदर डिप कर दिया, जैसे आपको दिखा रहे हैं चौक यहाँ से कलरफुल हो जाएगा, ये कलर हो गए, लेकिन जैसे इसको ब्रेक करोगे ना ये अंदर से इसको कुछ नहीं, अंदर से वाइट ही रहने वाला है, सिर्फ इसके सरफेस पे कलर आ जाएगा, इसको ब्रेक कर दो ये अंदर से वाइट ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो ना जो सिर्फ सरफेस पे हो रही है, ये कॉमन एग्जांपल है। चौक लो, डिप कर दो इंक के अंदर, बाहर से ब्लू कलर की इंक है, चौक बाहर से ब्लू हो जाएगा, ब्रेक करोगे वो अंदर से व्हाइट ही रहने वाला है, ये सिर्फ उसके सरफेस पे हुआ। तो जो चीज सिर्फ उसके सरफेस पे हो रही है ना, सिर्फ सरफेस पे, उसको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर डील किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, ये आपको तीन जब क्वेश्चन आए तो जो चीज सिर्फ सरफेस पे होगी, कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे जाएंगे उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन एडसॉर्प्शन, और जो अंदर चले जाते हैं पार्टिकल्स एब्जॉर्प्शन, और जो सरफेस पे भी रहे और अंदर भी चले जाए, बल्क में भी चले जाए, सॉर्प्शन। ठीक है, जो सरफेस पे रहेंगे एडसॉर्प्शन, जो अंदर चले जाते हैं बल्क में अंदर ऐड हो गए एब्जॉर्प्शन, और जो सरफेस पे भी हो अंदर भी चले जाए सॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ये तीन आपको ध्यान रहने चाहिए। तो हमने मेनली किससे, सरफेस केमिस्ट्री में जो सिर्फ सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स है उनके बारे में बात करनी है, तो हम किससे डील करेंगे, एडसॉर्प्शन से। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन से, एडसॉर्प्शन क्या है, द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क, अंदर नहीं गए, बल्क में अंदर नहीं गए, सिर्फ सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो गए, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड पे, उसको क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन। ठीक है, the molecular species or a substance which concentrate or accumulates, ये पढ़ा। अब क्या था, यहाँ पे ये इकट्ठे हो गए पार्टिकल्स, ऐसे हमने दिखाया, ये पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है, the molecular species or a substance which concentrate or accumulates at the surface is termed as adsorbate, ये जो पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं ना इनको क्या बोला जाएगा, एडसॉर्बेट, और जिस सरफेस पे हो रहे हैं, इस सरफेस पे हो रहे हैं, इसको क्या बोला जाएगा, एडसॉर्बेंट। ठीक है, तो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट में क्या फर्क है, सबसे पहले सिर्फ सरफेस पे जाना चाहिए, सरफेस पे अगर पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, सरफेस पे हो रहे हैं तो एडसॉर्प्शन, जोन से पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं एडसॉर्बेट, जिसके ऊपर हो रहे हैं एडसॉर्बेंट। जैसे मैंने चौक का एग्जांपल दिया, चौक के ऊपर इंक आ गई, इंक के पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये जैसे आपको दिखाया चौक के ऊपर इंक इकट्ठी हो गई, तो ये जो इंक है ये है एडसॉर्बेट,
और चौक के ऊपर हो रही है तो वो क्या है, एडजॉर्बेंट। ठीक है, जोन सी चीज उसके ऊपर इकट्ठी हो रही है सरफेस के ऊपर, एडजॉर्बेंट, और जिसके ऊपर हो रहे हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये एक और एग्जांपल दे रखा है एडजॉर्प्शन का। ठीक है, कॉटन को डिप कर दिया, गीला हो जाएगा, कॉटन को बीच में से खोल के देखो वो व्हाइट ही रहने वाली है। तो ये एक और एग्जांपल है आपके पास, कॉटन डिप्ड इन इंक इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। फिर उसके बाद एडजॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूव, ये सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आए, यहाँ पे एडजॉर्ब हो गए, एडजॉर्ब होने के बाद समहाउ किसी तरह से ये रिमूव हो जाए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो पहले तो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स जुड़ गए, जुड़ने के बाद समहाउ किसी तरह से अगर वो हट जाते हैं, तो जब एडजॉर्प्शन वाले पार्टिकल्स हट जाएं तो उसको क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन। क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन। क्लियर है, तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स आपको आनी चाहिए। एडजॉर्प्शन, एक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन का काम क्या है, यहाँ पे ये आपकी एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं, तो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं। जो हमारे शूज होते हैं, न्यू शूज आए तो उसके अंदर सिलिका जेल प्रेजेंट होती है। सिलिका जेल शूज के अंदर ऐसे पैकेट सा आता है, सिलिका जेल लिखा होता है। वो क्या करती है, शूज, लेदर शूज है या कोई भी है, सिलिका जेल जरूर होगी, तो वो क्या करती है, जितना भी मॉइस्चर है ना चारों तरफ, वो एड्सॉर्ब कर लेती है, अपने सरफेस पे उसको एड्सॉर्ब कर लेती है। जैसे ही उसके सरफेस पे सिलिका जेल अपना जितना भी मॉइस्चर एड्सॉर्ब कर लेगी, तो शूज के चारों तरफ मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो वो शूज जो रहते हैं वो ठीक रहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। घर में क्या करते हैं, कई बारी जो चारकोल है, मतलब लक्कड़ जो होती है हमारी, वुड होती है, उसको इतना बर्न किया, बर्न करने के बाद अगर हम उसको क्या करें, क्लोज रूम में रख दें, तो सफोकेशन फील होने लग जाती है। ठीक है, एक हमने क्या लिया, बर्नर में हमने चारकोल डाल दी, चारकोल मतलब कि जितनी भी वुड के छोटे छोटे पीसेस किए और उसको डाल दिया और उसको बर्न कर रहे हैं। बर्न करते करते जब वो जो वुड है वो हाईली पोरस हो गई, ब्लैक हो गई बिल्कुल, वो चारकोल बन गई। अब चारकोल जलते 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 और जो हमारा रूम है वो बिल्कुल क्लोज्ड है, क्लोज होने की वजह से क्या होगा, वो जो चारकोल बनी है वो जितनी भी हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है ना उसको एड्सॉर्ब कर लेगी। और अगर एड्सॉर्ब होगी और रूम क्लोज है और हम वहां पे हैं, तो अगर ऑक्सीजन एड्सॉर्ब कर ली तो हमें सफोकेशन फील होने लग जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चारकोल का काम क्या है, गैसेस को एड्सॉर्ब करना। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं जो आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना। इफ अ गैस लाइक O2, H2CO, ये सारी गैसेस जो है क्लोज वेसल में रखे, पाउडर्ड फॉर्म में, पाउडर्ड एरिया, पाउडर्ड सरफेस करेंगे, पाउडर बना देंगे तो सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या करेगा, सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इन एग्जांपल्स का ध्यान रखना। सिलिका जेल सबसे इंपॉर्टेंट है, चारकोल सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इंडिकेशंस दे रखे हैं कि किस तरह से पढ़ने हैं। इफ अ सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई से मिथाइलिन ब्लू व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड टू द सोल्यूशन इज शेकन वेल, तो क्या होगा, ये जो मिथाइलिन ब्लू है कलरलेस हो जाती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल, उसकी वजह से कलरलेस हो जाएगी। तो यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी में हैं, जिसपे आपको ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। अगर पूछ ले कि O2, H2 को गैसेस को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, तो आपका आंसर होने वाला है चारकोल। सिलिका जेल क्या एब्जॉर्ब करता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने हैं। ठीक, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा रीड करते हैं कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, ये बल्क के अंदर हो रहा है, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ना, मुझे मेनली जो सरफेस के ऊपर हो रहा है उसको डील करना है। इनसाइड द एड्सॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट, यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है तो हर जगह से उसको बराबर बराबर फोर्सेस लग रही हैं। तो इस टाइम पे जब पार्टिकल अंदर की तरफ होता है तो वो कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है, चारों तरफ से उसको कंप्लीट फोर्सेस मिल रही हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सरफेस पे है तो ऊपर से उसको क्या मिल रही है, फोर्सेस नहीं मिल रही हैं। तो इस टाइप पे कुछ फोर्सेस नीचे से तो लग रही हैं, ऊपर की तरफ नहीं है उस पे। Inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced, but at the surface, the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kinds on all. ऊपर की तरफ नहीं है, hence they possesses unbalanced और residual attractive forces. तो पहली बात ध्यान रखना, सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर
की तरफ उसको बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं मिल रही हैं, जिसको अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोल दोगे, और दूसरा नाम क्या दे दोगे, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर कोई भी रिएक्शन होनी है सरफेस के ऊपर, क्यों हो रही है, कब होती है, जब उसके पास क्या हो, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, ठीक है, उसके कुछ फोर्सेस जो है बैलेंस ना हो पा रही हो। दिस फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये जो फोर्सेस है इनको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए बाहर से पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बाहर से पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे तो इनकी फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, और जब सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगी तो वो सरफेस केमिस्ट्री होगी। तो सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस के ऊपर रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो रिएक्शंस होती हैं, कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, अनबैलेंस्ड हैं। उन अनबैलेंस को क्या बोला जाता है, रेजिडुअल फोर्सेस। इनको बैलेंस करने के लिए कुछ बाहर से पार्टिकल्स आएंगे, वो इनकी बैलेंस को क्या करेंगे, इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, और इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सरफेस केमिस्ट्री, मेन इज रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। मैकेनिज्म इसका क्या है, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता रहेगा उतना ज्यादा रेजिडुअल फोर्सेस बढ़ते रहेंगे, और उतना ज्यादा सरफेस केमिस्ट्री बढ़ती रहेगी। क्लियर। तो मेन कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब सरफेस के ऊपर ये पार्टिकल नीचे से तो बैलेंस हो रहा है लेकिन ऊपर कुछ है नहीं इसके पास, तो यहां से इसके पास रेजिडुअल फोर्सेस नहीं है, उनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बाहर से कोई भी एब्जॉर्बेंट पार्टिकल इनको क्या कराएगा, बैलेंस कराएगा, और सरफेस पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में से अच्छे से रीडिंग करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रेजिडुअल फोर्सेस, और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, जितना भी ये रेड मार्क्ड है ये आप अच्छे से पढ़ोगे। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग एब्जॉर्प्शन इज द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन हो रही है देयर इज ऑलवेज डिक्रीज, जितने भी रेजिडुअल फोर्सेस थे, जो अनबैलेंस फोर्सेस थे, वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि बाहर से पार्टिकल आके उसके साथ जुड़ जाएगा, रेजिडुअल फोर्सेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज, रेजिडुअल एनर्जी डिक्रीज। अब एनर्जी डिक्रीज मतलब एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज तो मतलब वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एड्सॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होती है, रेजिडुअल फोर्सेस कम होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो ऊपर के पार्टिकल्स थे उनको ऊपर की तरफ रेजिडुअल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए बाहर से पार्टिकल आया, बाहर से पार्टिकल आते ही रेजिडुअल फोर्सेस जो मतलब बचे हुए थे उनको उसने बैलेंस कर दिया, रेजिडुअल फोर्सेस वाली एनर्जी खत्म, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होने का मतलब है वो डिक्रीज हुई, डिक्रीज होने का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एड्सॉर्प्शन देयरफॉर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इन अनदर वर्ड, एड्सॉर्प्शन, डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन अ गैस इज एड्सॉर्ब, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब क्या था, यहाँ पे कोई गैस एड्सॉर्ब हो जाती है, जुड़ गए पार्टिकल्स, उनका फ्रीडम ऑफ, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस बढ़ जाना, पार्टिकल्स का बिखर जाना, पार्टिकल्स बिखर गए। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में तो पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, पार्टिकल्स सारे इकट्ठे हो रहे हैं सरफेस के ऊपर, और जब सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनकी मोशन क्या हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, और वो हिल नहीं पाएंगे, और जब हिल नहीं पाएंगे एंट्रोपी खत्म होगी, कम हो गई, और कम हो गई तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। When a gas is adsorbed, the freedom of movement of molecules become restricted. This accounts for decrease in entropy of gas after adsorption. ठीक, तो ध्यान क्या रहेगा आपको, जब कभी भी दो बातें, आपने तीन बातें ध्यान रखनी है। जब कभी भी एड्सॉर्प्शन हो रही है ना, ऊपर के जो रेजिडुअल फोर्सेस है, बाहर से पार्टिकल आके क्या करते हैं, उसको एड्सॉर्ब कराते हैं, बाहर से पार्टिकल आके उस रेजिडुअल फोर्सेस को कम कराएंगे, रेजिडुअल एनर्जी डिक्रीज, डिक्रीज मतलब एनर्जी रिलीज, रिलीज मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। अब पार्टिकल्स जुड़ गए सारे आपस में, मतलब रिस्ट्रिक्शन खत्म, रिस्ट्रिक्टेड हो गए, मतलब रिस्ट्रिक्शन खत्म नहीं, रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई, वो पार्टिकल्स वहीं जुड़ जाएंगे, और वहीं जुड़ जाएंगे तो रैंडमनेस खत्म, रैंडमनेस खत्म तो मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एनर्जी का डिक्रीज होना, डेल्टा एस मतलब पार्टिकल्स की रैंडमनेस खत्म हो जाना। ठीक है, रैंडमनेस यहाँ पे जो बड़ पार्टिकल्स बिखर नहीं रहे, वो सारे जुड़ गए आपस में, और जब वो जुड़ गए सारे आपस में, एड्सॉर्ब हो गए, इस तरह से पढ़ा था ना कि इस सरफेस पे आके वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे, और इस सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो गए सारे के सारे पार्टिकल, तो ये जुड़ गए। जुड़ने का मतलब रैंडमनेस खत्म, रैंडमनेस खत्म मतलब एंट्रोपी हो गई नेगेटिव। और ये सारी प्रोसेस खुद से चल रही है। ठीक है, ये सारी रस्टिंग खुद से होती है, सब कुछ खुद से हो रहा है। तो ये एक तरह की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक तरह की स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाली प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन इज दस डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन द एंट्रोपी। रेजिडुअल फोर्सेस का खत्म हो जाना, एंट्रोपी का कम हो जाना, एंथैल्पी का कम हो जाना, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाना एड्सॉर्प्शन कहलाता है। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो रही है, द थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट इज दैट डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर करना है इसकी। रेजिडुअल फोर्सेस खत्म, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी क्यों नेगेटिव? क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, जंग खुद से लगता है। ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, वो खुद से रिएक्शन कर लेंगे। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ साथ क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एक ही बात आप अपने आप ही सारे पॉइंट लिख सकते हो। एक ये जरूर बता के आना, एब्जॉर्प्शन आ जाए तो सरफेस के अंदर, एड्सॉर्प्शन आ जाए तो सरफेस के बाहर। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एटम्स मॉलिक्यूल्स आर आयंस एंटर्स द बल्क, द accumulation of molecular species at the surface. This is a bulk phenomena, this is a surface phenomena. एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको इसके पॉइंट्स को ध्यान रखना है, 3-4 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इट इज इन दिस कंसंट्रेशन एट द सरफेस इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द बल्क। ठीक है, ये सरफेस पे कुछ और रिएक्शन और बल्क में इसमें कुछ और होने वाला है। ठीक, तो ध्यान रहेगा, आपने मेनली फोकस करके चलना है। आप इधर और भी पॉइंट्स बता सकते हो, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, सारे बता सकते हो, बल्क में हो रही है, एक ये डायग्राम बना के दिखा दिया। तो ध्यान सिर्फ आपको एड्सॉर्प्शन पे मेनली रखना है। फिर से, रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंट्रोपी डिक्रीज, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से होने वाली है। ठीक, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में हम आगे इसमें पढ़ते हैं कि क्या होने वाले हैं। एड्सॉर्प्शन होगी आपकी एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसको फिजियोसॉर्प्शन भी बोला जाता है, एक केमिकल एड्सॉर्प्शन जिसको केमियोसॉर्प्शन भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखने के लिए ना एक सिंपल सी बात का ध्यान रखना है। फिजिकल मतलब आपको सिर्फ माइंड में ध्यान, एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, आपने देखा एक दिन उसके ऊपर डस्ट की एक लेयर आ गई 2 दिन रखे उसको आपने बिल्कुल ऐसे डस्ट में रख दिया, एक और लेयर बन गई, फिर उसको देखा और उस पर डस्ट आ गई, ऐसे उस पर डस्ट आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। ठीक है, एक आप केमिस्ट्री की केमिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, कुछ केमिकल बना रहे हो। ठीक है, केमिकल एक बार बन गया तो आप उसको रख दो, आपने उसको क्या कर दिया, यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, जहां पे आपने केमिकल बनाया, ठीक, केमिकल बन गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक जगह क्या था कि जो डस्ट की लेयर थी आप उसको क्लीन कर सकते हो। आपने क्या किया, एक क्लॉथ लिया और उसको क्लीन कर दिया। ठीक है, मैं ये किस लिए बता रही हूँ आपको, एक सरफेस, एक टेबल है, टेबल के ऊपर डस्ट आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, फिर आपने एक कपड़ा लिया और उसको साफ कर दिया। ठीक है, वो क्लीन हो गया। एक आपने क्या बनाया, केमिकल बनाया, केमिकल एक बार बन गया। ठीक, अब आप ऐसा जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड वाला आपने केमिकल बना दिया, बन गया और आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, अब आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम पढ़ते हैं कि फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन होने क्या वाली है, ये जस्ट समझने के लिए था। यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन मतलब उस पे क्या होगा, द फोर्स ऑपरेटिंग इन दिस केस आर वीक वंडरफॉल। जैसे मिट्टी की लेयर आई तो वो हट भी सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि उसके बीच में वीक वंडरफॉल फोर्सेस होने वाली हैं। तो सिर्फ समझाने के लिए, जो फोर्सेस बहुत वीक होती है, जल्दी से जल्दी अगर मिट्टी की लेयर आ रही है तो वो हट भी जाएगी। द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी लो, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। लेयर बनी डस्ट की और 1 मिनट में हमने हटा भी दी। डिसॉर्प्शन कैन अकर बाय इंक्रीजिंग
और डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, डिस ऑप्शन तो बहुत इजीली आएगी लेयर और हट जाएगी। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं, अपने आप ही लेयर्स बनती जा रही थी मिट्टी की और हमने हटा भी दी। इट इज नॉट स्पेसिफिक। मिट्टी जो मैंने एक एग्जांपल लिया कि टेबल पे डस्ट आ गया, अब टेबल पे थोड़ी आएगी, वॉल्स पे भी जाएगी, एक क्लोज रूम हो हर जगह जाएगी, तो इसकी कोई नेचर फिक्स नहीं है कि ये कहीं मर्जी हो सकता है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, जितना ज्यादा टेबल का सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतनी ज्यादा वो डस्ट को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जितने दिन रखोगे उतनी ज्यादा लेयर्स डस्ट की बनती रहेंगी। ठीक, तो सिंपल सी बात है, एक समझने के लिए था कि जो फिजियोस ऑप्शन होती है ना वो बहुत वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पे भी हो जाएंगी, इरिवर्सिबल है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत कम है। ठीक, उसके बाद मल्टी लेयर्स बन सकती हैं, इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर जितनी मर्जी लेयर बना दो। इसकी बात करें तो यहाँ पे केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी काम करना हो, एक केमिकल बॉन्ड बन गई, अब आप इसको तोड़ नहीं सकते, स्पेसिफिक नहीं है कि ये किसी के साथ भी हो जाएगी। ठीक है, किसी के साथ भी नहीं, रस्टिंग जो होती है लोहे को ही जंग, आपने कितनी बार पढ़ा है लोहे पे ही जंग लगता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये स्पेसिफिक है, ये उसी जगह पे होनी है और आप उसको हटा नहीं सकते। आप रस्टिंग जो लोहे पे होगी इतनी आसानी से आप उसको हटा नहीं सकते, स्पेसिफिक है, होने में भी टाइम लगता है। जिस चीज लोहा है इतनी जल्दी खराब नहीं होता, कुछ टाइम लग जाता है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत हाई है। ठीक, तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए आपको समझाने के लिए। जब कोई एड्सॉर्प्शन वीक होती है वो क्या कहलाती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है वो क्या कहलाती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन। सिर्फ समझने के लिए एक इधर एग्जांपल रख लेना टेबल के ऊपर डस्ट वाला, इधर एग्जांपल याद रख लेना रस्टिंग वाला, आपसे खुद से पॉइंट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कम से कम आपको 5-6 पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। उसके बाद एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसो मतलब की सेम, थर्म मतलब की टेम्परेचर। अब क्या करेंगे, एड्सॉर्प्शन को पढ़ना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब बाय एड्सॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ कर्व नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब मुझे एड्सॉर्प्शन की डील करनी है कि एड्सॉर्प्शन हो कैसे रही है, प्रेशर के साथ देखना है कि प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो एड्सॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो और उस कर्व की स्टडी करो। ठीक है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच इन 1909 gave an empirical relationship between the quantity of gas absorbed by unit mass of solid के ऊपर फ्रेंडलिच ने क्या बताया कि सॉलिड के सरफेस पे गैसेस कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, उसका एम्पिरिकल रिलेशनशिप दे दिया, जिसमें प्रेशर को उसने देखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, और वो रिलेशनशिप क्या था आपके पास, x/m, ये रिलेशनशिप पेपर में आ सकता है, x/m इज इक्वल टू k, p के ऊपर पावर 1/n और n शुड बी ग्रेटर देन 1, ये आपको ध्यान रखना है। अब था क्या, ठीक है, था क्या, तो क्या यहाँ पे दे रखा है, ये देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको 3 कर्व दिखा रखी है। अब है क्या, x/m, x/m है क्या, x इज द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब, x क्या है, जोन सी गैस एड्सॉर्ब हो रही है, m इज द मास ऑफ द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये 3 कर्व बनाई। आप देख रहे हो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरी बात क्या देख रहे हो, टेम्परेचर अगर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है तो एड्सॉर्प्शन कम है, टेम्परेचर ज्यादा है तो कम है, टेम्परेचर कम है तो एड्सॉर्प्शन कम है, टेम्परेचर बढ़ गया तो एड्सॉर्प्शन बढ़ गई। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे ये पता लगी कि अगर एड्सॉर्प्शन की बात करते हो, एड्सॉर्प्शन की बात करते हो, प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेट है, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेट है। एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये ग्राफ मुझे ये इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात ये बता रही है कुछ देर तक तो इंक्रीज होगा, फिर जाके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट। ये क्या था, फ्रेंडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसने क्या बोला, x/m मतलब किसी भी x गैस को किस पे एड्सॉर्ब कराना है, सॉलिड पे एड्सॉर्ब कराया, प्रेशर के साथ चेक किया तो इंक्रीज हो रहा था एड्सॉर्प्शन,
और टेम्परेचर के साथ उसने 3 टेम्परेचर सिलेक्ट करे, तो सबसे कम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन हुई, टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन कम होनी स्टार्ट होगी। बट कुछ देर के बाद एड्सॉर्प्शन जो है प्रेशर इंक्रीज होने पे कांस्टेंट हो जाती है, और इस कांस्टेंट को क्या बोल दिया जाता है, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक, ये उसने एक्सप्लेन किया था। द रिलेशनशिप इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कर्व वेयर m ऑफ द गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर, ये उसने एक्सप्लेन किया था। अब आगे क्या बोला गया था, जैसे जैसे प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, this curve indicates that at a fixed pressure there is decrease in physical adsorption with increase in temperature। ठीक है, This curves always seem to be approach saturation at high pressure। जो बात मैंने आपको बोली वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये कांस्टेंट हो जाएगी, और उस कांस्टेंट को क्या बोल दिया जाता है, हाई प्रेशर आने पे क्या बोल देंगे, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक, अब उसमें से ये जो आपके पास क्वेश्चन है टेकिंग लॉग, तो x बाय m जो है, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट होने के बाद वो प्रेशर नोट करके उसको क्या बोल दिया जाता है, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, सो प्रेशर इज नॉट टू मच हाई। क्लियर। तो इसके बाद ये आपका क्या आ जाता है, एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो आपको ध्यान रखना है। द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग log x बाय m को y एक्सिस पे और log p को x एक्सिस पे रख के ये प्लॉटिंग करी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इट मींस, मतलब आपको कोई न्यूमेरिकल आए उसमें इस तरह से दे दे, वैसे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव उसमें आते हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन इन एन अप्रोक्सीमेट मैनर। द फैक्टर 1 बाय n, जो ये 1 बाय प्रेशर की बात हो रही है, हैव वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। Thus the above equation holds good over a limited range of pressure। तो वही बात तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो फ्रेंडलिच था ना, वो सिर्फ इतनी बात नहीं बता पाया कि कुछ देर के बाद जाके जो प्रेशर है वो प्रेशर के बाद एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट क्यों हो रही है, मतलब इतना बता दी कि अप्रोक्सीमेट मैनर में हो जाएगी, लेकिन कहाँ तक, कुछ रेंज तक। ठीक है, अ रेंज ऑफ प्रेशर। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। When 1 by n is equal to 0, x by m कांस्टेंट हो जाएगा। आपसे ये कुछ 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या आ सकता है, एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, जब 1 by x by m 1 by n 0 है तो x by m कांस्टेंट, द एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक, तो आपको क्वेश्चन दे दे व्हाट हैपेंस टू द एड्सॉर्प्शन व्हेन 1 by n इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे, एड्सॉर्प्शन जो है प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है, व्हेन 1 by n इज इक्वल टू 1, x by m kp के इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द एड्सॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विद प्रेशर। ठीक, तो आपने ध्यान रखना है 1 by n 0, 1 by n इज इक्वल टू 1, 0 है तो एड्सॉर्प्शन इज प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, 1 by n 1 है तो प्रेशर के ऊपर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है। क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखोगे, रीडिंग मस्ट है, एनसीईआरटी में से हर चीज को आपने पढ़ना है। उसके बाद एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज। सिंपल, अभी क्या कर रहे थे, कोई भी सॉलिड सरफेस था उसके ऊपर गैसेस की कैसे एड्सॉर्प्शन हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो वहां पे किसको डील किया था हमने, क्या इक्वेशन ली थी, प्रेशर की बात कर रहे थे। ठीक है, गैसेस के प्रेशर की। अब क्या कर दिया, log x by m इज इक्वल टू log k 1 by n log p, सब सेम था। अब प्रेशर जो था, अब वहां पे गैसेस की बजाय किसी लिक्विड की, सोल्यूशन की बात करें, तो जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो आपकी इक्वेशन में यहाँ पे log c आ जाएगा, log c आ जाएगा। रखना वही है, कंसंट्रेशन को कम रखो, कुछ देर के बाद कंसंट्रेशन के साथ वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो कंसंट्रेशन में भी सब कुछ सेम, प्रेशर p की जगह कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। ठीक, तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम solids can adsorb solute from solution also when a solution of acid, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि कैसे कैसे एड्सॉर्प्शन हो सकती है। एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड शेकन करेंगे उसको चारकोल के साथ, तो वो चारकोल पे क्या हो जाएगी, एड्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। एड्सॉर्प्शन कैसे कैसे होगी, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज, सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। ठीक, तो आपने ना अब ध्यान रखना है,
जब गैसेस की बात करते हैं ना तो प्रेशर की बात करी जाती है, जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो सब कुछ सेम, बस आपने यहाँ पे log x/m p की जगह क्या कर देना है, c। सेम वैसा का वैसा ग्राफ बनने वाला है आपका, ठीक है। उसके बाद एड्सॉर्प्शन आइसोबार, टेम्परेचर के साथ मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होती है, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर। एड्सॉर्प्शन आइसोबार इज द ग्राफ बिटवीन द अमाउंट एड्सॉर्ब एंड द टेम्परेचर T ऑफ द एड्सॉर्बेंट ऑफ, तो ये x/m, x एब्सॉर्ब हो रहा है, m ऑफ द सरफेस, तो एड्सॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर, ठीक। अब ना ये दो तरह के ग्राफ हैं आपके पास, ये आपको बने हुए आ जाएं कि एड्सॉर्प्शन आइसोबार आपने एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पे आपको दिखा दिया कि टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये वाला जो ग्राफ है जिसमें डिक्रीज दिखाया हुआ है ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है, बट इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन फर्स्टली एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन का डिफरेंस है। इसका जो एड्सॉर्प्शन आइसोबार है वो कांस्टेंट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, और जो इसका आइसोबार है पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, ठीक, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, आराम से टूट जाएगी। इसको बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डेड है, केमिकल बॉन्डिंग पहले क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होने की वजह से हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद क्या होता है, एकदम से क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस लो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है, कम हो जाए, ब्रेक नहीं खत्म हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होने की वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग है, पहले एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस। यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस वीक है इस वजह से, और यहाँ पे लो एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है इस वजह से, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एप्लीकेशन भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां पे हमें क्या करना हो, कुछ मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करना हो, ह्यूमिडिटी जितनी भी है कंट्रोल करनी हो, हाई वैक्यूम कंडीशंस बनानी हो, गैसेस एड्सॉर्ब, चारकोल रख दो सारी गैसेस एड्सॉर्ब कर लेगा तो वहां पे वैक्यूम बन जाएगा। गैस मास्क बनाने हो जहां से गैसेस एड्सॉर्ब, पॉइजनस गैसेस ना एड्सॉर्ब हो जाए, वहां पे भी कंपनी फैक्ट्रीज में इनका यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी का कंट्रोल कराना हो वहां पे भी इनका बहुत सारे यूजेस है, इनके इंडस्ट्री में इसके बहुत सारे यूजेस है। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, द रिमेन ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एड्सॉर्ब, चारकोल उनको एड्सॉर्ब कर सकता है। चारकोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब करके वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कराना हो, सिलिका और एल्यूमिनियम जेल का यूज किया जाता है, एज आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ सिलिका जेल इन अ शूज। ऐसे ही कलरिंग मैटर को, हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, इनर्ट डिसीजेज को भी हमारी बॉडी में भी क्योर डिसीजेज को क्योर कराना हो तब भी एड्सॉर्प्शन की हेल्प ली जाती है। तो यहाँ से आप एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट्स पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे एड्सॉर्प्शन होंगे। एक बार आपको इनकी रीडिंग जरूर करनी है। फ्रॉथ फ्लोटेशन छोड़ देना क्योंकि आपका डिलीटेड सिलेबस में इधर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। हिट्रोजीनियस कैटालिसिस भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ से भी आपसे नहीं पूछेंगे। बाकी आप सबने एक एक बार इनकी रीडिंग करनी है, लेकिन ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, तो कैटालिसिस वाला टॉपिक हमने करना नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आपका जितना भी कैटालिसिस वाला टॉपिक है आप उसको डिलीटेड उसमें रखना। अब नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं कोलॉइड्स, ठीक है। कोलॉइड्स क्या है, ये ना कोलॉइड्स क्या होते हैं, लगते तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे हमारा ब्लड होमोजीनियस रेड कलर का दिख रहा है, ब्लड रेड जो आप देखते हो वैसा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप में हमें दिखते हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब इसके अंदर हमें तो नहीं दिखते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो सब विजिबल होते हैं। तो कोलॉइड क्या होता है,
इट इज द heterogeneous सिस्टम इन विच सब्सटेंस इज डिस्पर्स, बहुत सारे पार्टिकल्स इसके अंदर डिस्पर्स हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, तो इसके अंदर क्या है, फैले हुए हैं, ठीक। कोलॉइड, द डिस्पर्स फेज में भी, अब हम ना जब हम बात करते हैं ना डिस्पर्स्ड फेज की और डिस्पर्जन मीडियम की, तो ना ध्यान रखना, जैसे आप सोल्यूट सोलवेंट पढ़ के आए हो, सोलवेंट को अब हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम, और सोल्यूट को क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कुछ होने वाला है, डिस्पर्जन मीडियम सोलवेंट, मतलब ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, और डिस्पर्स फेज आपका सोल्यूट, ठीक। तो इन अ कोलॉइडल द डिस्पर्स फेज में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, एक डिस्पर्स फेज वही सोल्यूट जो हो गया, वो एक बहुत बड़ा पार्टिकल भी हो सकता है, वो छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट है, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ब्लड में फ्लूइड है जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारे उसके अंदर प्रेजेंट हैं, वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो छोटे छोटे बहुत सारे भी हो सकते हैं इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो हमने उनकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन। जब कभी भी ये पढ़ते हैं ना, तो जब आपको ऐसे ना इनको रट्टा मार के नहीं जाना है कि मेरे को डिफरेंस लिखने है कि इसको मैं अच्छे से पढ़ लूं, एक एक ना एग्जाम्पल ध्यान रखो। इसमें क्या ध्यान रख सकते हो, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, नमक वाला पानी। इधर क्या ध्यान रख सकते हो, ब्लड। इधर क्या ध्यान रख सकते हो आप, यहाँ पे ब्लड, मिल्क, और भी बहुत सारे कर सकते हो, चॉक प्लस वाटर, ठीक है। या कोई भी पल्सेस ली, उसको पानी में मिला दिया, नमक को पानी में मिला रहे हो, नमक इतने छोटे छोटे से होते हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल साइज लेस देन 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर, ये दोनों के, इसका मोर देन 10 रेज़ टू पावर -6, इसका और इसका इनके बीच में, मतलब कहने की बात है ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े हैं, इसकी बीच की रेंज है 10 रेज़ टू पावर -9 से 10 रेज़ टू पावर -6, तो ये रेंज लर्न करना। नमक को पानी में मिलाने के बाद अगर आप उस गिलास को साइड में रख दो, तो आपको इतनी, जब तक आप टेस्ट ना करो तो आपको पता नहीं लगेगा, चाहे आप चीनी भी मिला दो, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अपीयर्स, वही मैंने आपको कोलॉइडल का बोला, लगता हमें होमोजीनियस है, बट उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसपे बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते हैं, तो अपीयर्स होमोजीनियस बट इट इज हिट्रोजीनियस। और चौक को पानी में मिला दो, दूर से भी कोई देख लेगा कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ है, तो इट इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। Visibility, the solute are invisible to naked eyes and under also under a microscopic level। हमें नमक मिला हुआ है पानी में, आप ऐसे तो बता भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बताना बहुत ही ज्यादा, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप पे भी बताना बहुत मुश्किल है। The solute particles are invisible to naked eyes, जैसे मैंने बोला ब्लड में नहीं दिखने वाले, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप है, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं तो पता लग जाता है, ये तो नेकेड आइज से ही आपको दिख जाएंगी। स्टेबिलिटी, द सोल्यूट पार्टिकल्स, नमक को पानी में मिला रहे हो, ये नहीं कि नमक नीचे बैठ जाएगा, वो हर जगह पानी में मिक्स हो चुका है। और ब्लड जो है, कई बार जब टेस्टिंग होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब करते हैं, तो सेल्स को करना हो तो ब्लड को क्या करते हैं, हाई स्पीड पे घुमाएंगे, हाई स्पीड पे घुमाने पे उसके सेल्स सारे अलग हो जाते हैं, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, आर स्टेबल ऑन सेंट्रिफिकेशन, द पार्टिकल्स आर सेटल। तो वैसे ब्लड के अंदर पार्टिकल्स इधर उधर क्या है, सारे उसके साथ मिक्स हैं, लेकिन जैसे उसको हाई स्पीड पे सेंट्रिफिकेशन करते हैं, वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। मैंने ब्लड का एग्जांपल ले रखा है ताकि आपको समझ आ सके, आप ऐसे ही कोई भी एग्जांपल, कोलॉइड का भी मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगी, उनसे भी कर सकते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड आर अनस्टेबल, चौक मिलाया हुआ है पानी के अंदर, वो चौक तो नीचे बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है, ये कभी भी नीचे नहीं बैठते, ये सेंट्रिफिकेशन में बैठते हैं, ये ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन, द नमक वाला पानी फिल्टर पेपर पे रख दो, सारा कुछ, ये नहीं कि नमक अलग अलग हो जाएगा। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, नो रेजिड्यू इज लेफ्ट। द सोल्यूट पार्टिकल्स पासेस थ्रू, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ब्लड जो है ऐसे का ऐसे जाएगा, ये नहीं कि आरबीसी कुछ भी अलग कर सको, लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कुछ, मतलब ये वैसे नॉर्मली अभी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखना फिल्टर पेपर से ये नहीं होने वाला। लेकिन चौक वाला पानी, चौक तो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो सकता है, ठीक है। नमक वाला पानी ट्रांसपेरेंट, ब्लड ट्रांसलूसेंट, और ये पूरा का पूरा ओपेक, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे, ठीक। जब कभी भी कोई प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया इससे पहले, मैं आपको पढ़ा के आई फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, उसमें भी एक चीज का ध्यान रखना, वो लेयर वाला, कि मिट्टी की लेयर आती जा रही और उधर ध्यान रखना रस्टिंग का,
ऐसे इनमें भी नमक वाला पानी, ब्लड और चौक वाला पानी। ठीक है, तो इससे आपको एग्जांपल्स लिखने में मतलब उन पॉइंट्स को बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स की जब क्लासिफिकेशन करनी है तो 3 तरह से है। फिजिकल, डिस्पर्स फेज मतलब सोल्यूट, जो पार्टिकल्स मिक्स हैं, किसके अंदर मिक्स हैं, डिस्पर्जन मीडियम में, तो हमें ना उनकी फिजिकल नेचर के बारे में देखना होगा कि जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैसेज है, और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेज है। नेचर ऑफ इंटरेक्शन। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, जिस डिस्पर्स फेज जो डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स हो रहा है, क्या उन दोनों के बीच में गुड बॉन्डिंग है या उनके बीच में बैड बॉन्डिंग है, तो उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद पार्टिकल्स कैसे हैं डिस्पर्स फेज के। ठीक, तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एरिसोल से बहुत बार क्वेश्चन आया, ये पूरा देख के जाना भाई। एरिसोल में पूछ सकते हैं डिस्पर्स फेज कैसा होगा, लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम कैसा होगा, गैसेस। तो ये ना एक ऐसी टेबल है जो पेपर से जब आप रीडिंग कर रहे हो, मतलब अपनी रिवीजन कर रहे हो, इस टेबल को देख जाना। ठीक है, यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आता है फ्रोथ का, फ्रोथ किसका, कौन सा कोलॉइड है, तो आप बोलोगे फोम। उसके अंदर डिस्पर्स फेज क्या है, गैस, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड। तो ये एक ऐसा है जो मतलब क्या होता है कि इतनी जल्दी किसी को लर्न नहीं होता है, तो सिर्फ एक बार अच्छे से इसको अलग से रख लेना टेबल सी बना के, और एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है, एरिसोल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इमल्शन से भी मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड का एग्जाम है, सब कुछ पढ़ के जाना है, इन दोनों को अच्छे से देख लेना, लेकिन पूरी टेबल अच्छे से आपको करके जानी है। फिर उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन। अब हमारे पास क्या आ गया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में गुड बॉन्डिंग है या बैड बॉन्डिंग है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अगर आपस में अच्छे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, मतलब अच्छे से रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, लायोफिलिक। अगर उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोलॉइड तो बनाना ही पड़ेगा, उनको जबरदस्ती जोड़ना ही पड़ेगा, तो उस तरह के कोलॉइड्स को क्या बोलेंगे, लायोफोबिक। लायो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब लविंग। ठीक है, लिक्विड लविंग। द वर्ड लायोफिलिक मींस लिक्विड लविंग। कोलॉइड सोल्स डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय, मिक्स किया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में खुद से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो आपस में जुड़ गए। ठीक है, लाइक गम विद द सूटेबल लिक्विड आर कॉल्ड। मतलब आपको ना एग्जांपल्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, एग्जांपल्स का, कि आपसे पूछ लें कि लायोफिलिक का एग्जांपल दो, गम्स। ठीक, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक सेकेंड, an important characteristics of this sol is the dispersion medium is separated from a disperse phase by somehow कि disperse phase और dispersion medium एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसे इवेपोरेशन होगी, अलग हो गए, तो उनको सिंपली दोबारा मिक्स करेंगे ना, वो हो जाएंगे, उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उनके बीच में गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गुड इंटरेक्शन है। ठीक है, तो से बाय इवेपोरेशन द सोल कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपल मिक्सिंग। लेकिन दूसरा इसमें दैट वाई दीज सोल्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल सोल्स, अगर टूट रहे हैं तो दोबारा से जुड़ भी जाते हैं। ठीक है, जुड़ भी जाते हैं। अब दूसरी तरफ आगे लायोफोबिक, ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ते ही नहीं है, इनके बीच में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में गुड इंटरेक्शन नहीं है। तो द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हिटिंग सब्सटेंस लाइक मेटल्स, देयर सल्फाइड etc when simply mixed with the dispersion medium do not form the colloid। इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाले, इनके ऊपर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस करानी पड़ेंगी। Their colloid salts can be prepared only by special methods, उनको हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करना है। Such salts are called लायोफोबिक, और अगर ये एक बार टूट गए, इनको दोबारा से जोड़ना, क्योंकि पहले इतनी मुश्किल से जोड़ रहे हैं, फिर अगर टूट रहे हैं तो इनको दोबारा से जोड़ना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई दे आर नॉन एज इरिवर्सिबल, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, फर्दर वंस प्रेसिपिटेटेड दे डू नॉट गिव बैक द कोलॉइडल सोल बाय सिंपल एडिशन, इतनी आसानी से नहीं आने वाले। तो आई होप क्लियर होगा कि किस तरह से पढ़ना है। ये इनका डिफरेंस, एक आपको ध्यान रखना है, इनके एग्जाम्पल्स गम्स और मेटल सैंड, यहाँ पे दे रखे गम्स, स्टार्च, एल्बुमिन, अदर प्रोटीनेशियस, जितने भी प्रोटीनेशियस पानी के अंदर होंगे वो यहाँ पे आ सकते हैं एग्जाम्पल्स, और इधर एग्जाम्पल मेटल एंड देयर सल्फाइड्स। तो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपस में गुड फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे वो उनकी आपस में बनती नहीं है। दे हैव अ गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो एफिनिटी। यहाँ पे वो क्या है, अगर एक दूसरे से दूर हो भी रहे हैं, सिंपली शेक कर दो फिर मिल जाएंगे, एक बार टूट गए उनको दोबारा जोड़ना मुश्किल है। सेल्फ स्टेबलाइज्ड है, इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए, इनको एक दूसरे से मतलब जुड़े रहे तो कुछ ना कुछ उनमें ऐड कराना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने आप ही हो जाते हैं। और एग्जाम्पल्स क्लियर है,
तो आप कर लेना ये भी। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब का क्या होता है, बहुत सारे छोटे 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 से कोलॉइड्स पड़े हुए हैं। ऑन डिसोल्यूशन मतलब पानी मिलाया, a large number of atoms or molecules, small molecules of a substance aggregate together to form a species। छोटे 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 बहुत सारे कोलॉइड्स इकट्ठे हो जाएं और वो कोलॉइडल रेंज में आ जाएं। कोलॉइडल रेंज क्या होती है, 10⁻⁹ से 10⁻⁶ के बीच बीच में उनकी रेंज हो जाए छोटे 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 पार्टिकल्स की, तो उसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोल दिया जाता है। दिस स्पीशीज दस फॉर्म्ड आर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल may contains various sizes having atoms, sulfur S8। ठीक, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रहे यहाँ पे। ठीक, ये एग्जाम्पल्स ध्यान रहे, आपको इसके नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे और इनको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो के तो नाम से बड़ा पता लग रहा है आपको कि एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉलीमर सारे इसमें आएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज अ सुटेबल सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल मे बी इन द कोलॉइडल रेंज। ठीक है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसकी रेंज क्या हो, कोलॉइडल रेंज, एक ही बहुत अकेला काफी है। Such system are called macromolecule colloids. These colloids are quite stable and resemble true solution in many aspects। ठीक है, ये true solution के जैसा जैसा भी दिखता है। ठीक है, example of naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, proteins, enzymes। examples को इनको आपको ध्यान रखना है, example से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका नेक्स्ट एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स आगे जो इसका टॉपिक है वो नहीं पढ़ना, सिर्फ एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते क्या है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे छोटे, मल्टी में क्या होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, छोटे छोटे बहुत से मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जुड़ते हैं, हमेशा नहीं जुड़ते, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जब आके वो जुड़ते हैं और कोलॉइडल रेंज ले लेते हैं, उसको एसोसिएटेड कोलॉइड बोला जाता है। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। These are some substances which at low concentration behave as a normal strong electrolyte। low concentration पे नहीं, but at high concentration, जब उसकी concentration बहुत ज्यादा high हो जाती है तब वो colloidal range लेते हैं। ठीक है, high concentration पे उनको colloidal range लेते हैं due to the formation of aggregates। These aggregates are called micelles। ठीक है, मिजल का एग्जाम्पल क्या होता है, घर पे जैसे कोई भी क्लोथ है उस पे क्या हो गया, कुछ डर्ट लग गई, आपने सोप लगाया, थोड़ा सा लगाया कुछ नहीं हुआ, थोड़ा 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 करके आपने एकदम से उसको रब करना स्टार्ट कर दिया, हाई कंसंट्रेशन पे झाग बन जाती है, उस झाग को मिजल भी बोल सकते हैं। वहां पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा रगड़ने पे, बहुत ज्यादा रब करने पे हुआ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप यूज करने पे हुआ, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, मिजल। ठीक, तो लो पे कुछ काम नहीं करेगा, जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बन जाएगी तब एसोसिएटेड कोलॉइड बनता है, जिसको मिजल भी बोला जाता है। These are known as associated colloids, जो हाई कंसंट्रेशन पे बनते हैं। The formation of missile takes place above a particular temperature। अब जब रब कर रहे हो तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिजल बन रहा है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और जिस कंसंट्रेशन पे मिजल बन रहा है उसको CMC क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन बोला जाता है। तो इतना पढ़ना है एसोसिएटेड कोलॉइड को, इसके आगे का आपने कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना रीड करके छोड़ देना इसको कि एक सिर्फ ये सॉप की CMC क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन पे फोकस कर लेना। ठीक, इतना करना है, क्लियर है, हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होने वाली है आपको तीनों टर्म्स। फिर उसके बाद अब मैकेनिज्म ऑफ मिजल नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब आगे आ जाते हैं प्रिपरेशन। आगे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स जब प्रिपेयर करने हैं ना, तो सबसे पहले तो क्या है, केमिकल रिएक्शंस करा के अलग अलग तरह के कोलॉइड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, आइदर बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन करा दो, रिडक्शन करा दो, पानी मिला दो, इस तरह से। तो ये कुछ 4 रिएक्शंस आपको दिख रही हैं। ये 4 रिएक्शन में फर्स्ट में डबल डिकम्पोजिशन हो रही है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस करके अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे सॉल्ट्स बनाने बताए हुए हैं, जिसमें से आपको सल्फर सोल किससे बनता है, ऑक्सीडेशन से, गोल्ड सोल किससे बनता है, रिडक्शन से, ये सारे पता होने चाहिए, जिसमें से ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप इनको केमिकल रिएक्शंस को देख लेना। मेन फोकस करेंगे हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आपने ये ध्यान देना है, गोल्ड सोल को रिडक्शन से ऑरिक्लोराइड,
फॉर्मेल्डिहाइड, वाटर। मैं आपको ये बोलूँ कि इन रिएक्शंस को सिर्फ एक बार देख के जाना, ठीक है। मे भी क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा कि कैसे बनेगा रिडक्शन से, सोल कैसे, सल्फर सोल कैसे बनेगा ऑक्सीडेशन से, बट मेन फोकस हम फिजिकल वाले पे करने वाले हैं। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ब्रिडिग आर्क मेथड, ब्रिडिग नाम के किसी ने बताया था, साइंटिस्ट ने आर्क मेथड यूज किया था, और इसमें किस किस सोल को बनाया था, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। पहले तो फैलेंगे पार्टिकल्स, फिर इकट्ठे हो जाएंगे और कोलॉइडल रेंज ले लेंगे। कोलॉइड सोल सच एज मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। होगा क्या, यहाँ पे मेटल की आर्क लगा दी, ये रेड रेड जो दिख रही है, ये गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, प्लेटिनम की भी हो सकती है। यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम रख दिया। अब ये वाली जो आपकी इलेक्ट्रिक, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आइस बात लगा दिया। क्या क्या किया, जिसका कोलॉइडल रेंज लेना है, किस किस का ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तीन तो है ही। यहाँ पे उनको रखा, मेटल को रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या, इसको हमने इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दी, डिस्पर्जन मीडियम रख दिया, और यहाँ पे हमने आइस बात लगा दी। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करी, ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, ये टूटना स्टार्ट हो गए, ठीक है। टूटने के बाद नीचे रखी हुई है बर्फ, वो क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को इकट्ठा करेगी। पहले ये फैले, डिस्पर्स हुए, टूटे, बर्फ की वजह से ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कितना करना है, जब तक कोलॉइडल रेंज ना आ जाए, जब तक कोलॉइडल रेंज ना आ जाए, ठीक है। तो इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल, जिस मेटल को कर रहे हो, इमर्ज इन अ डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम में डाल दो। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड वेपोराइज द मेटल, हीट आने की वजह से वो मेटल वेपोराइज होगा, विच देन कंडेंसेस टू फोम, फिर वो बर्फ की वजह से कंडेंस हो जाएगा। कब तक कंडेंस करना है, जब तक कि क्या ना आ जाए, कोलॉइडल रेंज ना आ जाए, जब तक कि कोलॉइडल रेंज। कौन कौन से मेथड से कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। पेप्टाइजेशन, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, जब आ जाए ना पेप्टाइजेशन, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन ऐसे का ऐसे करके आना, ताकि आपके मार्क्स ना घटे। पेप्टाइजेशन में क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल रेंज में लेके जाएंगे। पेप्टाइजेशन में भी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलॉइडल सोल by shaking it with the dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। एक प्रेसिपिटेट है, उसको डिस्पर्जन मीडियम में डालो, और उसके अंदर एक क्या डाल दो, पेप्टाइजिंग एजेंट डाल दो। आपने यहाँ पे क्या डाल देना है, पेप्टाइजिंग एजेंट, जो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और उसको शेक कर दो, कोलॉइड बन जाएगा। सिंपल सा मेथड है। क्या किया, प्रेसिपिटेट लिया, प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडियम में डाला, और साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, शेक किया, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे डिस्पर्जन में, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, कोलॉइड बन जाएगा। ब्रिडिग आर्क से तो बहुत इजी मेथड हो गया। हुआ क्या था, प्रोसेस इतनी इजी सो थी, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस कराने में भी बहुत टाइम लगा, ये तो सिंपल शेकिंग करनी है, तो उसको हमने यहाँ पे पेप्टाइजेशन बोल दिया। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है इस मेथड में, तो ये आपका एक क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। सबसे पहले तो हमने क्या किया, कोलॉइड बनाया, यहाँ पे हमने प्रेसिपिटेट बनाया, प्रेसिपिटेट के अंदर इसको डिस्पर्जन मीडियम में डाला, डिस्पर्जन मीडियम के साथ साथ इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन हुआ क्या, द प्रेसिपिटेट एब्सॉर्ब वन ऑफ द आयंस, जो ये इलेक्ट्रोलाइट डाला है ना, ये क्या करेगा, कोई एक आयन को अपने सरफेस पे यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसने यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लिया अपने सरफेस पे, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एब्सॉर्ब कर लिया। दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया ऑन प्रेसिपिटेट, विच पॉजिटिव 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 बहुत सारा हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव टूट जाएगा, और टूटने की वजह से वो किसमें, टूटने की वजह से वो कोलॉइडल रेंज ले लेगा, अल्टीमेटली ब्रेकर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ कोलॉइड। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी आपने क्या करना है, प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल रेंज तक लेके जाना है, डिस्पर्जन मीडियम में एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो प्रेसिपिटेट एब्सॉर्ब करेगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो टूट जाएगा, कुछ देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, टूटेगा, टूटने के बाद टूट गया तो स्मॉल हो गया, स्मॉल हो गया तो कोलॉइडल रेंज आ गई, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट डालना जरूरी है, इलेक्ट्रोलाइट में से एक आयन वो एब्सॉर्ब करेगा, कौन सा करेगा वो हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक वो एब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है, अब आ गई प्यूरिफिकेशन की बात। अब जब मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, एक तो उसने एब्सॉर्ब कर लिया, दूसरा भी तो बचा हुआ है ना, तो आयंस की वजह से जो उस कोलॉइडल पार्टिकल्स में इंप्यूरिटी आने वाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको ब्रिडिग आर्क मेथड पढ़ाया,
ब्रीडिंग आर्क मेथड यहाँ पे जो आपका आया, इसमें भी तो इम्प्योरिटीज के चांसेस हो सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे ये पढ़ा, इधर कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये आयंस आ गए यहाँ पे, ये जो दूसरे बचेंगे उनकी वजह से भी तो इम्प्योरिटीज आ सकती है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई। कोलॉइडल सॉल्यूशन व्हेन प्रिपेयर्ड जनरली कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो डाले थे, एंड सम ऑफ द अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है। while the presence of traces of electrolyte is essential, लेकिन ये जरूरी भी थे डालने, अब इनको हटाना भी पड़ेगा, ठीक। तो इनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है डायलिसिस। डायलिसिस क्या करती है, डायलिसिस में जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है ना, उनको हटा दिया जाएगा, सॉल्युबल आयंस जो थे उनको हटाएंगे। ये बैग लिया, ये बैग की जो ये लेयर है यहाँ पे, ये कैसे होने वाली है, इस वाली लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स को यहीं रहने देगी और जितने भी आयंस हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं बाहर आ सकते। यहाँ से वाटर रखा, वाटर के अंदर ये जो आयंस आ रहे हैं ये सॉल्युबल हो जाएंगे, प्रेशर यहाँ से बढ़ा देंगे तो जितने भी आयंस बाहर आए वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे और वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा। It is a process of removing कैसे particles, dissolved substances from a colloidal by means of diffusion। इस लेयर के थ्रू ये आयंस बाहर जाएंगे, एक suitable membrane होगी। Since particles, iron or smaller molecules in a true solution can pass through animal membrane, parchment membrane, तो cellophane sheet but not a colloidal particles। तो एक cellophane sheet लगा दी जिससे सारे आयंस वगैरह बाहर जाएंगे, लेकिन जो आपके colloidal particles है वो नहीं जाने चाहिए, ऐसी लेयर लगानी है इस पर्पस के लिए। A bag of suitable containing a colloidal solution is suspended, इसको रख दिया यहाँ पे, वाटर को कंटिन्यूसली फ्लो करा रहे हैं, उसके साथ जितने पार्टिकल्स हैं वो जाएंगे। Suspended in a vessel through which water is continuously flowing, the molecules and ion diffuse through a membrane into the outer water and pure colloidal solution। तो आयन सारे बाहर चले गए पानी के साथ और यहाँ पे हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन बच जाएगा। पर ऐसा बहुत मुश्किल होता है, इतनी स्लो पानी चलाओ, ये इतना मुश्किल है, इतनी धीरे धीरे होगा, तो इसको क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं। किसकी हेल्प से, इधर और इधर इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड एनोड लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पानी स्पीड पे जाए, ठीक है, स्पीड पे हो ये प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इन अ इम्प्योर कोलॉइड सॉल्यूशन इज एन ओनली। कब कर सकते हो, जब आपकी इम्प्योरिटीज जो हो वो सोल्यूबल हो जाती हो वाटर के अंदर, तब करना है ये प्रोसेस। सेम बट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दे देना है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब फिल्टर पेपर से कुछ ऐसा करेंगे, फिल्टर पेपर में साइज रिड्यूस करके कुछ इस तरह से कि ये फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलॉइड पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्वेंट और soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filter paper, ठीक है। कुछ ऐसे फिल्टर पेपर प्रिपेयर करेंगे which is permeable to all substances, जिसमें से सारे सब्सटेंस बाहर चले जाए, कोलॉइडल पार्टिकल ना जाए। कोलॉइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू अ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो वो हो जाते हैं, मैंने पहले बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस फिल्टर पेपर से। ब्लड जो है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ऐसा आ जाएगा, लेकिन कुछ हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स बाहर ना जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पोर्स आर टू लार्ज, ठीक है। तो हमें पोर साइज को रिड्यूस करना है। However, the pores of filter papers can be reduced in size। अब आपसे पूछ सकते हैं कि फिल्टर पेपर का जो साइज है वो कैसे रिड्यूस करोगे, तो आपको ध्यान रखना है by impregnating the colloidal solution to stop the flow of colloidal particles, बाहर ना जाए, the usual colloidal solution is prepared, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं colloidal क्या है, colloidal it is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether, ठीक। तो फिल्टर पेपर का साइज रिड्यूस करने के बाद कोलॉइडन सॉल्यूशन से करते हैं, उसके साइज को रिड्यूस करना है कोलॉइडन सॉल्यूशन से। कोलॉइडन क्या है, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। जो रेड रेड मार्क किए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से इसको ड्राई करके आप क्या कर सकते हो, फिल्टर पेपर ऐसा बना सकते हो। फिल्टर पेपर बनने के बाद फिल्ट्रेशन हो जाएगी, कोलॉइडल पार्टिकल्स लेफ्ट आउट, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स वही रह जाएंगे और बाकी सारा अलग हो जाएगा। तो ये कोलॉइडन वर्ड इंपॉर्टेंट है,
कोलॉइडल वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज मे बी प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर। इसको कोलॉइडल सोल्यूशन में रख दो और इसको हार्ड कर दो किसकी हेल्प से, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसको ड्राई कर दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो रेड रेड मार्क कर रखे हैं इनको अच्छे से एक बार देख लेना। क्लियर। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करने वाली है। अब ना इसमें क्या लिखा हुआ है, जब आप एनसीईआरटी रीड करो, जो आपके पास ट्रू सोल्यूशन होते हैं उनका पार्टिकल्स का साइज इस तरह से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, ये बहुत सारे बना दिए। ठीक, कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन मैंने ली। अब अगर सेम कंसंट्रेशन में ये ट्रू सॉल्यूशन है, अगर सेम कंसंट्रेशन पे मैं कोलॉइडल लूं तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा करूंगी पार्टिकल साइज तो उसके नंबर खत्म हो जाएगा, नंबर ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन पे लिए, सेम कंसंट्रेशन मतलब दोनों की मोलैरिटी सेम सेम ले ली। इसके पार्टिकल्स का साइज छोटा था, कम था, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए। ये कोलॉइडल है, इसका पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े कम आएंगे। ट्रू सॉल्यूशन का साइज छोटा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर, कोलॉइडल का पार्टिकल साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए कम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाई होती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होती है। कोलॉइडल पार्टिकल्स आर बीइंग बिगर एग्रीगेट, वो बड़े हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल, तो नंबर कम हो जाता है, साइज बड़ा होने की वजह से उनका नंबर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू अ ट्रू सॉल्यूशन। हेंस द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर स्मॉल, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, पार्टिकल्स का स्कैटर्ड, लाइट का स्कैटर्ड हो जाना। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने क्या रखा, ब्लड, मिल्क, कुछ भी रख दिया, लाइट पास कराई, वो फैल के ऐसे स्कैटर हो गई, तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। द इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फैराडे एंड लेटर स्टडीड इन डिटेल बाय टिंडल, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शन। तो स्कैटरिंग हो रही है। अब इसमें ना सिर्फ आपको ये दो हाईलाइटेड पॉइंट का ध्यान रखना है, स्कैटरिंग कब कब होती है। द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर एज देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। डिस्पर्स पार्टिकल्स का डायमीटर इतना कम ना हो, इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक, ये पहली कंडीशन वहां सेटिस्फाई होनी चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। These are the two much important condition for Tyndall effect. Diameter disperse phase का बहुत छोटा ना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्जन मीडियम का और डिस्पर्जन फेज का आपस में बहुत ज्यादा अलग होना चाहिए। क्लियर, इस बात का ध्यान रखोगे। ये जो लाइट फैल रही है, ये जो लाइट फैल रही है कब फैलेगी, जब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का जो साइज है बहुत छोटा नहीं होगा जितनी यहाँ से वेवलेंथ यूज की जा रही है, और डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स पार्टिकल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में अलग अलग होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, लाइट फैलेगी ही नहीं। ठीक है, लाइट स्कैटर होगी ही नहीं। फिर उसके बाद है कलर। कलर किस पे डिपेंड करता है, कलर देखना हो तो यहाँ से क्वेश्चन, द कलर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, कलर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय अ डिस्पर्स पार्टिकल्स। कौन सी वेवलेंथ यूज करी जा रही है, और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, साइज पे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्राउनियन मोमेंट का मतलब है पार्टिकल्स आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकराने के बाद उनके बीच में अनबैलेंस फोर्सेस हो रही है, इधर उधर जो उनकी मोशन हो रही है उसको ब्राउनियन मोमेंट बोला जाता है। When colloidal solution are viewed under a powerful ultra microscope, the colloidal particles appear to be in a state of, वो इधर उधर zigzag motion में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दिस मोशन किसने बताई थी, ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने।
ब्राउनियन मोमेंट, द मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कोलॉइड, कुछ भी हो सकती है कोलॉइडल नेचर, बट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। अगर साइज बहुत छोटा है पार्टिकल का, उसकी विस्कोसिटी कम होगी और वो बहुत ज्यादा मोशन। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक साइज कोलॉइडल पार्टिकल थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है, ब्राउनियन मूवमेंट किसमें ज्यादा होगी? जो पार्टिकल्स छोटा है उसकी विस्कोसिटी कम है तो वो ज्यादा ब्राउनियन मूवमेंट देगा, ज्यादा जिगजैग मोशन होगी। The Brownian moment has been explained to be due to the unbalanced bombardment of particle, इधर उधर मोशन करना उनका by the molecules of dispersion medium. The Brownian moment is a stirring effect. Stirring मतलब हिलते रहते हैं, इधर उधर मोशन हो रही है उनकी, इस तरह से इधर उधर उनका मोशन होना। जितना छोटा पार्टिकल्स उतनी ज्यादा उसकी मोशन। उसके बाद चार्ज ऑन द कोलॉइड पार्टिकल। चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चार्ज किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, जिस डिस्पर्स मीडियम को, जिस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर उसको डाला जाएगा ना, मेन उसकी वजह से कलर आता है, मेन उसकी वजह से सॉरी कलर नहीं, चार्ज आता है, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, कलर चार्ज तो उसके ऊपर आने ही वाला है। द नेचर ऑफ दिस चार्ज सेम ऑल ओवर द पार्टिकल्स, एक के ऊपर पॉजिटिव है तो सारे के सारे पॉजिटिव होने वाले हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चार्ज आया किस वजह से? द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स, आपने वो पढ़ा था कि आर्क लगा दी, आर्क में ऊपर से इलेक्ट्रॉन टूट टूट के, वो मेटल टूट टूट के आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। जब वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट कर रहा था तो उस वजह से क्या पता उसने कोई आयन एब्जॉर्ब कर लिया हो, तो उस वजह से उसके ऊपर चार्ज तो आने वाला है। तो अब हमने पढ़ना है कि चार्ज आएगा कौन सा। द सोल पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस व्हेन टू और मोर आयंस, ठीक है। तो अभी ये ध्यान रखो, ये आपके पास कुछ तरह के, क्या पता आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर ले तो वो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड बन जाएगा। तो वो मैं आपको चेक करने बताती हूँ कि कैसे करते हैं, लेकिन ये टेबल में आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आयरन वाला, ये आपका क्या होने वाला है? पॉजिटिवली चार्ज। मेटल्स नेगेटिवली चार्ज। मेटेलिक सल्फाइड्स, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज। मेटल सल्फाइड्स आपके नेगेटिवली चार्ज, मेटल्स आपके नेगेटिवली चार्ज। एक बार इस टेबल को भी ध्यान से देख के जाना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे चार्जेस बताने हैं कि किस वजह से आया, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू, सिल्वर नाइट्रेट लिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड, इसको पोटेशियम आयोडाइड में डाल दिया तो ये डिस्पर्स फेज है, और इसको किस में डाल रहे हैं? डिस्पर्जन मीडियम में डाल रहे हैं। AgNO3 को सिल्वर डिस्पर्जन फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डाल दिया, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे? सिल्वर आयोडाइड इज प्रेसिपिटेटेड, सिल्वर आयोडाइड इज प्रेसिपिटेटेड, ठीक। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, AgNO3 को Ki में मिला दिया, AgI प्रेसिपिटेट हो गया, व्हाट इज द चार्ज ऑन कोलॉइड? इसका चार्ज क्या है? चार्ज हमेशा डिस्पर्जन मीडियम की वजह से आता है, ध्यान रखना, चार्ज हमेशा डिस्पर्जन मीडियम की वजह से आता है। अब डिस्पर्जन मीडियम का चार्ज देखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों की वजह से बना ये। आपने क्या देखना है, डिस्पर्जन मीडियम का कौन सा चार्ज इधर गया? Ag गया यहां से, I गया डिस्पर्जन मीडियम से, I के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो मतलब ये प्रेसिपिटेटेड जो कोलॉइड, ये जो बना है आपका कोलॉइड, ये कैसे चार्ज का होगा? नेगेटिव। दोनों में से डिस्पर्जन मीडियम का देखना क्या पार्ट जा रहा है? I मतलब नेगेटिव। तो ये आपका जो चार्ज कोलॉइडल सोल्यूशन है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा दिया व्हेन Ki सोल्यूशन, अब Ki लिया और उसको किस में डाल दिया? AgNO3 में डाल दिया, और क्या प्रेसिपिटेट हुआ वहां से? यहां से क्या प्रेसिपिटेट हुआ? AgI, ठीक है, AgI। Ki को AgNO3 में डाल दिया। दिस इज अ डिस्पर्स फेज, दिस इज अ डिस्पर्जन मीडियम, नेगेटिव
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जो आपके पास आई आया वो यहां से आया, डिस्पर्जन मीडियम से एजी गया, एजी मतलब पॉजिटिव, तो आपका कोलॉइड जो है वो कैसा होने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो आपने मेन फोकस रखना है किसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स पॉजिटिवली चार्ज, मेटल्स ड्यू टू द कैप्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, मेटल्स सल्फाइड्स नेगेटिवली चार्ज। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये टेबल आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो रहा है या कोई भी नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज को, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डिस्पर्जन मीडियम से कैसे चार्ज को आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम से कैसे आपने चार्ज को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ FeCl3 इज एडेड टू अ हॉट वाटर, FeCl3 लिया और उसको क्या कर दिया, पानी में मिला दिया, पानी में मिलाने के बाद पॉजिटिवली चार्ज फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे आपको बता दिया, ये बन गया, ये बन गया। अब ना सिंपल सी बात है, मेटेलिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में होना तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पीछे वाली टेबल को अच्छे से पढ़ के जाना। मेटेलिक, मैं आपको 4 बार बोल दिया, मेटेलिक ऑक्साइड्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, मेटल भी है वाटर के साथ, ऑक्साइड भी बना रहा है और साथ में हाइड्रेटेड, ये आपको बता देंगे। तो ये वाली जब चीज आ जाए ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और सिंपल वाटर के एब्जॉर्ब होने की वजह से आ रही है तो पॉजिटिवली चार्ज। बट सेम क्वेश्चन आपको बोल दे, सेम क्वेश्चन में आपको बोल दिया, ये चार्जेस समझना बहुत जरूरी है। व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू NaOH, फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू NaOH, NaOH में OH आयंस मेन होते हैं, OH मतलब नेगेटिवली चार्ज, तो किस तरह का कोलॉइड बनने वाला है, नेगेटिव कोलॉइड। पहले वाले में मैंने बताया नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बने क्योंकि वहां पे डिस्पर्जन मीडियम को चेक किया। दूसरे वाले में मैंने पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड बताया क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम से पॉजिटिव आया। तीसरे वाले में वाटर लिया, फेरिक क्लोराइड डाल दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगी तो चार्ज मेटल की वजह से आ रहा था। तीसरे में फेरिक क्लोराइड को NaOH में डाला, NaOH मतलब OH आयंस, OH कैरी नेगेटिव चार्ज, बेस है, बेस मतलब OH आयंस, OH कैरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब होगा, नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव कोलॉइड। तो देखना है किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, वाटर की वजह से नहीं हुआ, अभी यहाँ पे वाटर की वजह से नहीं होगा, वो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो मेटल की वजह से हो रहा है, OH आयंस की वजह से हो रहा है, Ag पॉजिटिव की वजह से हो रहा है, I नेगेटिव। किसकी वजह से हो रहा है वो आपको चेक करना है। ठीक है, जिसकी वजह से हो रहा है वो आप चेक करोगे। फिर उसके बाद है, जब आपके पास कोलॉइडल पार्टिकल है, एक लिए पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव लेयर बन गई, फिर दूसरी नेगेटिव चार्ज भी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो दोनों ही होने वाले हैं, एक उसके लेयर आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, दूसरी ऐसे इधर उधर लग जाएगी। तो जो फिक्स्ड लेयर होती है ना, कोलॉइड आपका कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल है, कोलॉइडल पार्टिकल की पॉजिटिवली चार्ज लेयर यहाँ पे जुड़ गई। अब इलेक्ट्रोलाइट था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, पॉजिटिव अगर यहाँ पे आके जुड़ रही है तो नेगेटिव इधर उधर कहीं घूमेगी, तो पॉजिटिव और भी इधर उधर घूम रही है, तो जो जुड़ जाती है लेयर उसको बोला जाता है फिक्स्ड लेयर, और जो दूसरी तरफ यहाँ पे और घूम रही है उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूज लेयर। ठीक है, तो बहुत डबल लेयर की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या है, the combination of the two layers of the oppositively charged around the colloidal particles। एक तो जुड़ गई उसके चारों तरफ, ठीक, एक जुड़ गई और दूसरे वाली चारों तरफ यहाँ पे लग जाएगी, तो जुड़ी हुई है स्टर्न लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ आयन इज फर्मली हेल्ड, फर्मली मतलब बिल्कुल अच्छे से जुड़ चुकी है, एंड इट इज नोन एज फिक्स्ड और स्टर्न लेयर। सेकेंड लेयर मोबाइल है, इधर उधर जुड़ी नहीं है, मोबाइल, उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूज लेयर। दो लेयर होती है इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। ये हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल उसने बताई थी, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास, अब अगर आपके पास एक फिक्स्ड लेयर है और एक डबल लेयर है तो इनके बीच में जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, चार्जेस है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसको जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। सिंस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज द सीट ऑफ पोटेंशियल, आपने पढ़ रखा है, the charges of opposite sign of fixed and diffuse part of the double layer result in difference in potential difference, और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल बोला जाता है। पहली लेयर पॉजिटिव है तो दूसरी जो नेगेटिव मोबाइल लेयर आ गई
उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ये डेफिनेशन भी पेपर में आती है, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी ना मेरे को इतना पता लग गया कि जो मेरा कोलॉइड था ना वो पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, जो कि आप डिस्पर्जन मीडियम से या कौन सा आयन एड्सॉर्ब हो रहा है उससे बता सकते हो। अब मुझे उस पॉजिटिव आयन को ना एक तरफ इकट्ठा कराना है, ठीक है। When इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड कर दिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर उनको डिप कर देंगे, द कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। या तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा या वो नेगेटिव की तरफ, जो उसका चार्ज होगा उसके वहां पे वो इलेक्ट्रोड प्रेफर करेगा, चला जाएगा। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड, तो जब मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की एक तरफ इकट्ठे हो गए यहाँ पे या इधर, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। एक तरफ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स को इकट्ठा करा दिया। अब मुझे ना इसको रोकना है, इस प्रोसेस को रोकना है। इसका रोकने का मतलब है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस। अब उसका उल्टा करो, डिस्पर्जन मीडियम की मूवमेंट स्टार्ट करा दो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट इज ऑब्जर्व दैट डिस्पर्जन मीडियम बिगिंस टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो अगर आपको बोला जाए इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, मतलब पार्टिकल्स एक जगह पे मूव कर रहे हैं, तो आपने इसको रोकना है, इस मूवमेंट को रोकना है। तो डिस्पर्जन मीडियम की मूवमेंट कैसे कराएं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब सॉल्यूशन की मूवमेंट होना इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन का मतलब होता है पार्टिकल्स का सेटल्ड हो जाना एक जगह। जैसे यहाँ पे कैथोड पे इकट्ठे हो गए या एनोड पे इकट्ठे हो जाए, तो पार्टिकल्स जब सेटल्ड हो जाते हैं, पहले फैले हुए थे फिर जुड़ रहे हैं, फिर और हमने कोएगुलेशन तक जाना है, सिर्फ उनको इकट्ठा करना है, फ्लोक्युलेंट में वो बिल्कुल नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलॉइड, ठीक है। कोएगुलेशन इज कैरिड आउट बाय मेनी मींस, ठीक है। कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दे दो, कैथोड एनोड लगा दो, वो हो जाएंगे बाय मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दो नेगेटिव, ठीक है। या आप दोनों, एक पॉजिटिव कोलॉइड है दूसरा नेगेटिव लो, उन दोनों को इकट्ठा कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएंगे, इसको म्यूचुअल कोएगुलेशन बोलते हैं। तो क्या करना है, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटिवली चार्ज कोल्स, ऑपोजिटिवली चार्ज कोल्स व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों की इक्वल क्वांटिटी लो, उनको न्यूट्रलाइज कर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस में उसको क्या बोला जाएगा, म्यूचुअल कोएगुलेशन। बहुत ज्यादा तेज बॉयल कर दो, बॉयल करने पे भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे पार्टिकल्स। बाय बॉइलिंग, व्हेन अ सोल इज बॉइल्ड द एडसॉर्ब लेयर इज डिस्टर्ब, जो लेयर थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कोलिजन बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ने की वजह से यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा, अल्टीमेटली वो एक जगह पे सेटल्ड आके हो जाएगा। द परसिस्टेंट डायलिसिस, डायलिसिस करानी स्टार्ट करा दो, तब भी क्या होगा, यहाँ पे प्रोलॉन्ग डायलिसिस, ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे वहां से हट जाएंगे, आर रिमूव्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड कोलॉइड्स बिकम अनस्टेबल। एंड जो कोलॉइड है ना वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होना जरूरी है, अगर उसका चार्ज ही हटा देंगे अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल खत्म खत्म, तो एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा। चार्ज की वजह से कोलॉइड बनता है, चार्ज को हटा दोगे तो कोलॉइड खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतनी देर तक इलेक्ट्रोलिसिस करो कि जितने भी आयंस है खत्म, जब आयंस खत्म उसमें सारे आयंस कोलॉइडल पार्टिकल से बाहर, वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड द कोलॉइड आर प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। बनाने के लिए भी हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट डाला, अब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल के क्या कर दो, उसको अलग कर दो। द रीजन इज दैट कोलॉइड इंटरेक्ट विद द आयंस कैरिंग चार्जेस ऑपोजिट टू द आयंस प्रेजेंट ऑन देमसेल्फ, दिस इज द न्यूट्रलाइज। अब सपोज आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, अब आपने उसमें से क्या किया, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डाला, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो ये आपके पास एक कोलॉइड है, ये पॉजिटिव चार्ज था, अब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया AB, A प्लस B नेगेटिव, ये B नेगेटिव यहाँ से कोलॉइड के पास जाएगा, उससे आयंस को खींचेगा
और आयंस उसकी तरफ जाएंगे। कोलॉइड के बेचारे के पास सारा कोलॉइड के चार्ज हट गया, और जब उसके पास से चार्ज हट गया वो अनस्टेबल वो टूट जाएगा। द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन। द नेगेटिव आयन कॉजेज द प्रेसिपिटेशन ऑफ, तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल होने वाला है इसकी कोएगुलेशन करने के लिए। अपना क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट तो डाल दिया, ठीक है, अब क्वेश्चन की कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जल्दी कोएगुलेशन करेगा, तो ये किसने बताया था, हार्डीज क्लूज रूल ने, ठीक है। द ग्रेटर इज द वैलेंस ऑन फ्लक्चुएटिंग आयन एडेड, द ग्रेटर इज द पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। जितनी ज्यादा नेगेटिव आयन की वैलेंसी पॉजिटिव आयन की वैलेंसी, उतना ज्यादा वो स्पीड पे जाएगा और उसकी कोएगुलेशन। सपोज मैंने यहाँ पे दिया Al+3, दूसरा दिया Ba+2, आपसे पूछा इसमें से कौन सा जल्दी ये नेगेटिव आयन को कोएगुलेट कराएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो जिसके ऊपर जितनी बड़ी वैलेंसी उतना जल्दी वो जाएगा और उसकी प्रेसिपिटेशन करा देगा। क्लियर है। तो जब कभी भी किसी कोलॉइड को तोड़ना है उसका चार्ज हटाओ, बनाने के लिए चार्ज देना पड़ता है, हटा जब उसको तोड़ना है तो उसका चार्ज ले लो वापस। तोड़ने के बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट डाल जब उसको ब्रेक करना है फिर से इलेक्ट्रोलाइट डालो ताकि वो आए और अपना चार्ज वापस ले जाए। दिया भी था चार्ज उसने, लेगा भी वही, अब नेगेटिव है आएगा इससे चार्ज लेके न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन सा स्पीड पे आएगा, जिसकी सबसे ज्यादा वैलेंसी है, ठीक है, ये हार्डीज क्लूज रूल है। पॉजिटिव आयन जो सबसे ज्यादा वैलेंसी है, एज वेल एज नेगेटिव में भी जिसकी सबसे ज्यादा वैलेंसी है, ठीक है। द मिनिमम कंसेंट्रेशन, जितनी कम कंसेंट्रेशन चाहिए होती है, द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन इन ऑर्स इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। जितनी छोटी सी कंसेंट्रेशन में कोएगुलेशन हो जाती है उसको कोएगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं। द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड, हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ आयन। अब आयंस को भी चेक किया जाता है, कौन सा आयन बेटर कोएगुलेशन करेगा। जितनी कम क्वांटिटी लगेगी ना उतनी ज्यादा बेस्ट उसकी कोएगुलेटिंग पावर, ठीक है। ये नहीं कि हम डालते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये तो खराब हो जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल खराब हो जाएगा। तो ऐसे आयंस जो कम पॉजिटिव जो कम ऐड हो और कोएगुलेशन कर दे, नेगेटिव जो कम ऐड हो और कोएगुलेशन कर दे, उनकी हायर कोएगुलेटिंग पावर होती है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। फिर कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्ट, इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, मेन काम तो यही है। सूटेबल सॉल्वेंट डाल के भी हम कर सकते हैं, मेनली इलेक्ट्रोलाइट से हम करा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, लायोफिलिक तो खुद से स्टेबल था तो अपने ऊपर एक कवरिंग बना के खुद को स्टेबल कर सकता है। लायोफिलिक फॉल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, दिस इज ड्यू टू द लायोफिलिक के पास एक्सटेंसिव सॉल्वेटेड है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी है। और अब दूसरे को प्रोटेक्ट करना हो वो कैसे करेंगे, लायोफोबिक फॉल्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक, वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। व्हेन अ लायोफिलिक सोल इज एडेड टू अ लायोफोबिक, द लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म अ लेयर, वो उसके ऊपर चारों उसके ऊपर एक लेयर बना देता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और वो साथ साथ किसको प्रोटेक्ट करता है, लायोफोबिक को भी, इसलिए उस लायोफिलिक को प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी बोला जाता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी बोला जाता है। उसके बाद है कोलॉइड्स के कुछ एग्जांपल, ब्लू कलर ऑफ स्काई, फॉग मिस्ट रेन, फूड पार्टिकल्स, ब्लड सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड बनेगा किसकी वजह से, जब चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, चार्जेस, कोलॉइड मतलब चार्ज आ जाना, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से चार्ज आ जाना, किसी भी वजह से चार्ज आ जाए और वहां पे वो इकट्ठे हो जाएं पार्टिकल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, जब वो इकट्ठे हो रहे हैं, कोएगुलेशन हो रही है, चार्ज आ रहा है, तो वो कोलॉइड पार्टिकल बन रहा है, ठीक है। ध्यान रहेगा कोलॉइडल हमारे चारों तरफ है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, फॉग मिस्ट, फॉर्मेशन पार्टिकल्स, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, यहाँ आपको ये क्या है, हमारा कॉर्पोरल प्रेसिपिटेटर है, चिमनी के अंदर से जितना भी ऐश निकलता है, गैसेस वगैरह निकलती हैं, तो ये उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे, ताकि हार्मफुल गैसेस बाहर ना जा सके। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर ऑफ स्मोक, स्मोक इज अ कोलॉइडल, ये मैं आपको प्रेसिपिटेशन का बता रही हूँ। स्मोक जो है कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट एक्सेट्रा, स्मोक के अंदर ये सारी गैसेस हैं। अब स्मोक बिफोर इट कम्स आउट ऑफ द चिमनी, चिमनी से बाहर आने से पहले उसको एक लेड चैम्बर के एक चैम्बर के थ्रू जाना होता है, जितनी भी ये गैसेस एब्जॉर्ब वहां से निकल रही है ना, ये उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है इसके ऑपोजिट चार्जेस की, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज आके इनको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे, ताकि ये बाहर ना जा सके, ठीक।
तो द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद दिस प्लेट्स लूज देयर चार्ज एंड गेट प्रेसिपिटेटेड, वो वहीं पे प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे एंड द पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन, उसी के फ्लोर पे वो सेटल्ड हो जाएंगे और बाहर नहीं जा पाएंगे, इसको क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। ठीक, कौन कौन सी गैसेस को कर सकता है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन, फिटकरी बोलते हैं, अलम बोलते हैं, उसको पानी में मिला दो, वो जितना भी उसके अंदर मिट्टी है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और पानी जो है प्योर हो जाएगा। द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आफ्टर कंटेनर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, एलम का यूज किया जाता है इम्प्योरिटीज निकालने के लिए। मेडिसिन में भी जो होती है हमारी कोलॉइडल की बहुत ज्यादा यूजेस हैं। मेडिसिन यहाँ पे बता रखा है, आर्गोल इज अ सिल्वर सोल यूज फॉर आई लोशन, ये एग्जांपल्स आपको पढ़ के जाने हैं। आई लोशन में कौन सा होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ यूज होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। टैनिंग, टैनिंग क्या है, एनिमल हाइड्स आर कोलॉइडल इन नेचर, एनिमल्स की जो स्किन होती है, बफेलो ये सब स्किन उनकी, तो व्हेन अ हाइड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज, हाइड कौन सा चार्ज, कोलॉइडल पार्टिकल, स्किन जो है एनिमल्स की वो कैसा कोलॉइड है, पॉजिटिवली चार्ज, इज सोक्ड इन टैनिन, ठीक है, विच कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज, टैनिन में उसको सोक करके रख देते हैं, टैनिन मतलब एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड। म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाएगी, उसकी वजह से जो एनिमल की स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है जिससे लेदर बनती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग। क्रोमियम सोल्ट्स आर यूज इन प्लेस ऑफ टैनिंग, ठीक, तो क्या होता है, एनिमल्स की जो स्किन है जिससे लेदर बनाई जाती है, एनिमल्स की स्किन पॉजिटिवली चार्ज है, उसको एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड में मिक्स कर दो, तो उसका एक एग्जांपल दे दिया क्रोमियम सोल्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसको टैनिन नाम देते हैं, सॉक करके रख दिया, वो हार्ड हो जाएगी एनिमल स्किन और वो लेदर बना देगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टैनिन, कौन सा सोल्ट आपने यूज करना है, ठीक। उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, रबर इंडस्ट्री में और ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह बनाने में काम आता है आपका ये सब कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने सरफेस केमिस्ट्री जितना था, जितनी आपकी एनसीईआरटी के अंदर लाइंस थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, कंप्लीट करी हैं आपके लिए, मतलब आपको पढ़ना भी है, ठीक है, जितना है आप खुद से भी पढ़ोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा है पढ़ने के लिए, मुश्किल नहीं है, इजी है। चार्जेस कैसे आए, प्यूरिफिकेशन कैसे करी, कैसे कैसे सब कुछ प्रोसेसेस आपने देखने हैं, एड्सॉर्प्शन से स्टार्ट होते हुए कोलॉइडल पे, इसको खत्म करो और जितना आपको पढ़ाया इससे एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं करना, कैटालिसिस छोड़ देना, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, इमल्शन मत पढ़ना, मिजल्स के बारे में कुछ मत पढ़ना, ठीक है, ये सब कुछ आपने करना है। इसके बाद इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन पहले हम सारे अपना लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं। वन शॉट में सारे चैप्टर्स कराने के बाद आपको आपके हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराना है और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट आ रहा है तो, ठीक है। ओके, बाय।